नाजरीन, आज की तारीख़ में व्लादिमीर पुतिन के बारे में ना सुना हो ऐसा शख्स मिलना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि मौजूदा हालात कुछ ऐसी है कि बच्चा बच्चा भी पुतिन के बारे में जानने लगा है। खैर, इन दिनों न्यूज़ मीडिया और बाकी सोशल प्लेटफॉर्म से तो आप भी पुतिन के बारे में काफ़ी कुछ जान चुके होंगे, लेकिन दोस्तों फिर भी आज की हमारी इस वीडियो में हम पुतिन के बारे में मज़ीद कुछ बातें जानने की कोशिश करेंगे। व्लादिमीर पुतिन दोस्तों, वैसे तो इनकी तारुफ रशिया की प्रेसिडेंट के तौर पे होता है, लेकिन कुछ एनालिटिक्स के मुताबिक ये दुनिया का सबसे अमीर इंसान भी है, बिल गेट्स और एलन मस्क से भी ज़्यादा अमीर, लेकिन अनऑफिशियली, क्योंकि ये अपने प्रॉपर्टी के बारे में किसी को नहीं बताते। लेकिन दोस्तों, आज दुनिया की सबसे अमीर और पावरफुल इंसान कहलाने वाले व्लादिमीर पुतिन की बचपन ऐसे नहीं गुजरा। उनका ताल्लुक काफ़ी गरीब ख़ानदान से था। दोस्तों, व्लादिमीर पुतिन का पैदाइश 7 अक्टूबर 1952 को रशिया की लेनिनग्राड में हुआ था, जो अब सेंट पीटर्सबर्ग के नाम से जानी जाती है। वह अपने फैमिली में सबसे छोटे थे। उनकी वालिद साहब सोवियत नेवी के एक आम सिपाही हुआ करते थे और उनकी माँ एक मामूली सी फैक्ट्री वर्कर थी, लेकिन इनकी कमाई से घर का खर्चा चलने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती थी। पुतिन बचपन में काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होने की वजह से अक्सर उन्हें अपने उम्र के लड़के मारा पीटा करते थे। दोस्तों, पुतिन ने अपने बचपन में ही उस लेनिनग्राड के गलियों से एक सीख लिया था कि ये ज़माना सिर्फ उन्हीं को इज्जत और अहमियत देता है जो ताकतवर और बेशुमार दौलत की मालिक होते हैं। बस इसी वजह से वो 12 साल की होते ही अपने सेल्फ डिफेंस के लिए सैम्बो और जोडो जैसे मार्शल आर्ट टेक्निक की ट्रेनिंग लेनी शुरू कर दिए थे। दोस्तों, पुतिन को मूवीज़ देखने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। ख़ासकर स्पाई थ्रिलर सिनेमास को वो बहुत ज़्यादा देखा करते थे। इन्हीं फिल्मों से उन्हें स्पाई बनने का इंस्पिरेशन मिला था। 1975 में उन्होंने लेनिनग्राड स्टेट यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री हासिल करके सीधा केजीबी पहुंच गए। वहां से अपनी ट्रेनिंग ख़त्म करके पुतिन की जासूसी का करियर शुरू हुआ। 1985 में पुतिन को ईस्ट जर्मनी में केजीबी की ऑफिस में भेज दिया गया। वहां 4 साल काम करने के बाद 1989 को वो केजीबी की हेडक्वार्टर में वापस लौट आए, क्योंकि उसी साल बर्लिन वॉल को ढा दिया गया था और उन्हें मजबूरन ईस्ट जर्मनी में मौजूद केजीबी की ऑफिस से सारे सबूतों को मिटा के वापस लौटना पड़ा। 1991 में यूएसएसआर की टूटने से पुतिन बहुत ज़्यादा निराश हो गए थे और कहीं ना कहीं वो मन ही मन में ये कसम खा लिए थे कि वो रशिया की उस खोई हुई शोहरत को दोबारा से लाएंगे जो कभी उन्होंने अपने आँखों से देखा था। बस वजह यही था कि वो सेंट पीटर्सबर्ग लौटते ही राजनीति में उतर गए। मार्च 1994 को पुतिन सेंट पीटर्सबर्ग गवर्नमेंट का पहला डिप्टी चेयरमैन मुंतखब किए जाते हैं। वहाँ कुछ साल रहने के बाद वो सीधा मॉस्को चले जाते हैं। वहाँ वो प्रेसिडेंट ऑफिस में डिप्टी चीफ के तौर पे काम करते हैं। लेकिन दोस्तों, पुतिन की पावरफुल बनने का असली सफ़र तो 1999 में शुरू हुआ था। 16 अगस्त 1999 को वो 233 वोटों से रशिया की प्राइम मिनिस्टर की ओहदे पर फाइज हुए। इस दौरान चेचनिया की पहली जंग छिड़ गई, जिसे बहुत अच्छी तरह से हैंडल करने की वजह से पुतिन लोगों में बहुत ज़्यादा मशहूर होने लगे। लोग उन्हें पसंद करने लगे। 31 दिसंबर 1999 को प्रेसिडेंट बोरिस येल्त्सिन अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे देते हैं, जिसके बाद पुतिन रशिया की एक्टिंग प्रेसिडेंट के तौर पे काम करने लगते हैं। 26 मार्च 2000 को पुतिन ऑफिशियली पहली बार रशिया की प्रेसिडेंट बनते हैं। यहाँ से पुतिन की पावरफुल बनने का सफ़र शुरू होता है। दोस्तों, 2000 से लेकर 2004 के बीच पुतिन ने रशिया की पूरी तस्वीर ही बदल डाली। उन्होंने रशिया में इतनी डेवलपमेंट किए कि रशिया के लोगों में पुतिन की पॉपुलैरिटी दिन ब दिन बढ़ता ही गया। 2004 से लेकर 2008 तक पुतिन दूसरी बार के लिए रशिया की प्रेसिडेंट होते हैं, लेकिन रशिया की संविधान के मुताबिक कोई शख्स लगातार 3 बार रशिया की प्रेसिडेंट की इलेक्शन नहीं लड़ सकता। इसीलिए उन्होंने 2008 में प्राइम मिनिस्टर की ओहदे पे इलेक्शन लड़े और डिमिट्री मेदवेदेव को प्रेसिडेंट के लिए लड़वाया, जो पुतिन की ही एक कठपुतली थे। फिर 2012 में मेदवेदेव ने प्रेसिडेंट के लिए फिर से पुतिन का नाम रेकमेंड किया। सत्ते में आते ही पुतिन ने वो कानून ही बदल डाला जो उनके प्रेसिडेंट बनने के आड़े आ रहा था। उन्होंने अपने लिए प्रेसिडेंशियल इलेक्शन लड़ने की वैलिडिटी 2036 तक बढ़ा दिए।
दोस्तों पुतिन ने अपने प्रेसिडेंसी की दौर में रशियन इकोनॉमी को इतना ज़्यादा ऊपर ले गए कि रशियन जीडीपी से परचेजिंग पावर को 72% बढ़ोतरी मिली। इंटरनेशनल मार्केट में रशियन कमोडिटीज़ की डिमांड बढ़ने लगे। इसके अलावा ऑयल और गैस के प्राइसेस बढ़ने लगे, जिससे रशिया से एक्सपोर्ट भर भर के होने लगे। यूँ कह सकते हैं कि यूएसएसआर की टूटने से जो नुकसान रशिया को उठाना पड़ा था, पुतिन ने कुछ सालों में ही उसकी भरपाई कर दिए थे। लेकिन दोस्तों साथ ही साथ पुतिन का करियर काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल भी रहा है। 2002 में मॉस्को थिएटर हॉस्टेज क्राइसिस के दौरान रशियन मिलिट्री के द्वारा उन आतंकवादियों के साथ 130 हॉस्टेजेस को भी मार दिया गया था, जिसके बाद इंटरनेशनल मीडिया में पुतिन एक एग्रेसिव और डिक्टेटर हुक्मरान कहलाने लगे। इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा डिबेट्स भी हुए थे। इसके अलावा उनके ऊपर ये आरोप भी लगता आ रहा है कि चेचन्या में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था वो किसी सेपरेटिस्टों की द्वारा या फिर आतंकवादियों के द्वारा नहीं हुआ था, बल्कि ये पुतिन के कहने पर रशियन जासूसों ने किया था। लेकिन कोई ठोस सबूत ना मिलने की वजह से ये मामला रफा दफा कर दिया गया था। दोस्तों पुतिन के बारे में जो चीज़ सबसे ज़्यादा चौंका देने वाली है वो ये है कि उन्होंने रशिया में होमोसेक्सुअल रिलेशन को बैन ही नहीं किया, बल्कि इसे एक क्राइम माना है। वो ये रिलेशन करने वालों को शैतान की पुजारी बताते हुए उन्हें मौत की सज़ा देते हैं, और मौत भी कोई ऐसी वैसी मौत नहीं, सीधा सर धड़ से अलग करवा देते हैं। और जब भी इंटरनेशनल मीडिया में इस बात को लेकर डिबेट होता है, तब उन्होंने अपने सफाई में ये कहते हैं कि रशिया में ऐसी कोई रिलेशन ही नहीं है, तो सज़ा कैसे दूँ मैं। दोस्तों अब पुतिन इतना पावरफुल हो गए हैं कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई तो दूर की बात, कोई आवाज़ भी नहीं उठा सकता। वो इतने सालों से रशिया को अपने मुताबिक ही चलाते आ रहे हैं। अब तो लोग कहते हैं कि पुतिन का पावर सिर्फ उनकी मौत ही ख़त्म कर सकता है। फिलहाल दोस्तों आज की हमारी इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए हमारी इस चैनल को।